एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टून। आपका हमारे इस चैनल बहुत स्वागत है। और आज मैं ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने शिक्षक के द्वारा छात्र को अभिप्रेरित करने की विधियां लेकर के आई हूँ। और इसकी पहली विधि कल हमने पढ़ ली थी, जो थी पुरस्कार और दंड विधि। ठीक है, मैंने आपको बताया था पुरस्कार जो है वो सार्वजनिक रूप से देना चाहिए बच्चे को समय समय पर, ताकि वह उस व्यवहार को दोबारा करे। और दंड जो है वो निजी रूप से देना चाहिए, ताकि उसके द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को वो दोबारा ना करे या उसको पुनः ना करे। आज हम इसी की दूसरी विधि पढ़ते हैं। तो दूसरी विधि है हमारी श्रव्य दृष्टि सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड। श्रव्य दृश्य सामग्री। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो गाइस प्लीज देख लीजिएगा। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? वे मटेरियल जो अधिगम के दौरान बच्चे को अच्छे से याद करवाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जिनसे बच्चे का अधिगम सरल और सुखद हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के मॉडल होते हैं, चार्ट पेपर होते हैं, कोई पिक्चर होती है, कोई भी कैसेट होती है जिसके द्वारा हम किसी टॉपिक को बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये जो सहायक सामग्रियां होती हैं इनको बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियां। ठीक है, इनके दिखाने से बच्चा, एक तो हम लिखवा करके बच्चे को याद करवाते हैं तो उससे कम याद होता है, या उसको बार बार कहानी सुना के याद करवाते हैं तो कम होता है। और किसी भी एक टेलीफिल्म के द्वारा हम कोई कहानी उसको दिखाते हैं तो वो बच्चे को जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, अब लिखते हैं इसके अंतर्गत हम लोग इन सामग्रियों का अर्थ, इन सामग्रियों का अर्थ पढ़ाते समय चार्ट आप जानते हैं, मॉडल, ठीक है, चार्ट, मॉडल, उपकरण, ठीक है, उसके बाद पिक्चर, आदि उदाहरण का उपयोग करके उपयोग किया जाए, तब अधिगम श्रेष्ठ होता है। तब अधिगम श्रेष्ठ होता है और कठिनाइयां कम होती हैं। ठीक है, देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है कि इन सामग्रियों का उपयोग हम पढ़ाते समय चार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी मानचित्र है, भूगोल के अंतर्गत मानचित्र है, तो मानचित्र को हम बना तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी देश का आउटलाइन हमें बनानी हो तो आउटलाइन हम बना सकते हैं। लेकिन एक तरह से सही रूप से परिभाषित करने के लिए, समझाने के लिए, बच्चों को माइंड में सेट करने के लिए हमें उस चार्ट का, मैप का उपयोग करना पड़ता है। और उस मैप के अंतर्गत सभी प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद रहती हैं,
पर्वत, पठार, मैदान, हरियाली, जल, ठीक है, गहराई, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, दूरी, ये सभी उसके अंतर्गत मौजूद होती है, जिससे अगर हम उसकी सहायता से बच्चों को मानचित्र पढ़ाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे अधिगम सुगम हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जो होती हैं वो उसके सामने नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरा होता है मॉडल। तो मॉडल यानी वैसे उसी प्रकार का एक छोटा रूप जो हम पढ़ा रहे हैं या जिसको हम जानना चाहते हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियां जो होती हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, और विभिन्न देशों की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ कहाँ है, इस चीज को दर्शाने के लिए हमें पूरी पृथ्वी पर चक्कर काटना जरूरी नहीं है। उसका एक मॉडल होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब ला करके, ग्लोब के माध्यम से हम बच्चे को सारी चीजें एक ही बार में एक ही स्थान पर आसानी से बता सकते हैं। यानी वो किस प्रकार से पृथ्वी का मूवमेंट होता है, कितने अक्ष पे वो झुकी हुई है और हमारे देश की स्थिति कहाँ है। इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी लाइनें नहीं होती हैं, केवल ये काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको मॉडल का उदाहरण बताया। उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो होते हैं, जैसे कॉम्पास वगैरह है, हमें मैथ्स के सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने में या किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाने में कॉम्पास की सहायता लेनी पड़ती है। प्रोटेक्टर जो होती है, डी होता है जो प्रकार होता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं जो हमारे अधिगम को सुगम बनाते हैं, उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। कोई पिक्चर है यानी कोई भी टेलीफिल्म है, यानी बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण के बारे में या वृक्षारोपण के बारे में बताना है, या फिर हम बोलेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताना है, तो एक छोटी सी टेलीफिल्म बना करके हम बच्चों को एक पिक्चर दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा उसके सर्वांगीण विकास होना संभव हो सकता है। ठीक है। अब इसी में देखिए कि इन सब सामग्रियों का उपयोग करके अधिगम को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और बच्चों की जो कठिनाइयां होती है उनको कम से कम किया जा सकता है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा अधिगम की विधियां। तीसरा है हमारा अधिगम की विधियां। अधिगम की विधि। अधिगम की विधि के अंतर्गत दो विधियां हैं और दोनों मैंने आपको बता दी है। नाम लिखते ही आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर दूंगी। पहली है पूर्ण व आंशिक विधि। ठीक है। दूसरी है संकलित व वितरित विधि। ये दोनों मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि किसी भी पाठ को याद करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली है पूर्ण व आंशिक विधि। तो पूर्ण विधि है कि बच्चा जब एक ही बार में पाठ को एक समय में ही याद कर लेता है, उसे बोलते हैं पूर्ण विधि। आंशिक विधि है जब पाठ बड़ा हो या कठिन हो तो उसको हम छोटे छोटे अंशों में, भागों में विभाजित करते हैं, फिर उन भागों को याद रखते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, वो होती है आंशिक विधि। उसके बाद संकलित और वितरित विधि होती है। संकलित विधि होती है कि एक ही समय में बैठ करके याद की जाने वाली, और वितरित होती है कि हम उस पाठ को विभाजित ना करें बल्कि समय को विभाजित कर ले, जिसके दौरान जो बच्चे में एक तरह से थकान आ जाती है वो थकान न आ सके। ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारा प्रतिपुष्टि। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रतिपुष्टि। इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक। पहले इसमें थोड़ा लिख लें
उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। इसलिए मैंने आपको गाइस पीछे लिखवा दिया, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिखवा रही हूँ, आप इसको देख लीजिए। अगर शिक्षक अपने छात्रों को समय समय पर प्रतिपुष्टि देता रहे, तब उसका अधिगम आसान होगा और वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। ठीक है, देखिए प्रतिपुष्टि क्या होती है कि अगर शिक्षक अपने छात्रों को समय समय पर प्रतिपुष्टि देता रहे तब उसका अधिगम आसान होगा और वह अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यानी समय समय पर बच्चे ने कुछ भी अच्छा काम किया, या एक तरह से टेस्ट लेते हैं, हम वीकली टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक परीक्षा लेते हैं, तो साप्ताहिक परीक्षा के दौरान बच्चों को जैसे कल टेस्ट लिया तो 1 या 2 दिन में ही परिणाम घोषित कर देना चाहिए, उनके नंबरों का वितरण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने से और परिणाम के बीच का जो समय होता है, जो अंतराल है, अगर ये लंबा हो जाता है तो बच्चे की जो उत्तेजना है वो कम हो जाती है, वो दोबारा उसका अभ्यास नहीं करता। इसीलिए परीक्षा में और परिणाम में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। और फीडबैक देने के लिए बच्चों को जैसे ही एग्जाम दिया उसके नंबर उनको सुना दिया, अगर अच्छे नंबर होते हैं बच्चे के तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, सभी के सामने उसकी क्लैपिंग करवानी चाहिए, ये हमारे कक्षा का ऐसा बच्चा है जो सबसे अच्छे नंबर लेके आया है और मैं हमेशा ऐसी कामना करता हूँ कि ये बच्चा इसी प्रकार नंबर लेकर के आएगा। तो उसको इस प्रकार अच्छी भावना देते हुए सभी के सामने उसकी बड़ाई करके हम उसका मनोबल बढ़ाते हैं। ठीक है, और पीछे का जितना उसने याद किया था उसको उन नंबरों के द्वारा हम उससे दर्शाते हैं, जिससे उसको बार बार फीडबैक मिलता रहे कि मेरे इतना हो गया और मेरे को इतने नंबर और लाने हैं। इसी प्रकार बच्चे अगर कक्षा में उनका मनोबल समय समय पर बढ़ता रहता है तो बच्चे हमेशा अच्छे अंक लाने के प्रयास करते हैं। और ये जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, ये केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं दी जाती बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी दी जाती है। आप देखते होंगे कि आप क्रिकेट देखते हैं तो कोई भी गेंदबाज अगर किसी मैच के दौरान अच्छी बॉलिंग करता है तो उसको बेस्ट बॉलर के लिए उसको इनाम दिया जाता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो उसके अंतर्गत क्रिया की जाती है, अच्छी कैचिंग करता है, अच्छी फील्डिंग करती है, ठीक है, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं एक तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि वो इसी प्रकार का व्यवहार दोबारा करे जो देश के लिए अच्छा होता है। तो प्रतिपुष्टि जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समय समय पर बच्चे को अच्छे से अधिगम करवाने के लिए उसको प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वो अच्छे अंक प्राप्त करे या अच्छा परिणाम टीचर को या अपने अभिभावकों को दे सके। तो गाइस आज ही हमारे इस वीडियो में इतना ही, और
मिलते हैं आगे वाले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। और आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमेशा हमें वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको ये बताते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। समय समय पर इसको शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जय हिंद,